वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इको और बाइफ्रॉस्ट के बारे में है। फेसबुक और गूगल दो अंडर सी इंटरनेट केबल बिछाने वाले हैं इको और बाइफ्रॉस्ट नाम के ऑप्टिकल फाइबर, ताकि इंटरनेट पहुंचाया जा सके यूएसए से सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में। जो इको है वो कैलिफोर्निया के यूरेका से रन करेगा सिंगापुर तक और बाद में इंडोनेशिया भी जाएगा। गूगल केवल इको में पैसा लगा रहा है, जबकि फेसबुक का पैसा दोनों में लगेगा। ये ऊपर वाला इको है और दूसरे नीचे वाला जो है वो बाइफ्रॉस्ट है। कोविड-19 के बाद डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंटरनेट की। एशिया पैसिफिक रीजन में नॉर्थ अमेरिका से अगर इन केबल्स को कनेक्ट करेंगे तो जो ट्रांस पैसिफिक कैपेसिटी है ओवरऑल वो 70% तक बढ़ जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड के बारे में है। आप इसे शॉर्ट में HSN कोडेक्स बोल सकते हैं। अभी न्यूज़ ये आई कि ऐसे जीएसटी टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा था, उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए HSN कोड लेना होगा। अब HSN कोड होता क्या है? ये 6 डिजिट का एक कोड होता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूं आसान भाषा में कि ये एक इंटरनेशनल कोड है। इंटरनेशनल कोड है तो कोई इंटरनेशनल एंटिटी ही इसे रेगुलेट करती होगी। बिल्कुल, इसे डेवलप किया जाता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। WCO ने इसे डेवलप किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है एक देश से दूसरे देश में, उनके नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं। आप उसकी इनवॉइस या पैकेट पर नाम देखकर आइडेंटिफाई करने में मुश्किल फील करेंगे। ये नंबर, ये कोड मदद करता है, एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है, एक हार्मोनाइजेशन क्रिएट करता है वेरियस कंट्रीज के बीच में, जिससे एक रूपता आती है। तो मतलब ये हार्मोनाइजेशन क्रिएट करने वाला एक सिस्टम है। नॉमेनक्लेचर, प्रोडक्ट के नामों में आपको दिक्कत ना हो, आइडेंटिफिकेशन में मदद मिल जाती है। इसे आप एक यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज बोल सकते हैं गुड्स के लिए, सामानों के लिए। मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर होता है ये। वर्तमान में 5000 से ज़्यादा जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए ये कोड जारी किया जा चुका है। 200 से ज़्यादा कंट्रीज अपनी कस्टम टैरिफ्स में, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में और ट्रेड पॉलिसीज को फ्रेम करने में इन कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो कस्टम और ट्रेड प्रोसीजर्स हैं वो हार्मोनाइज हो जाते हैं। उनमें पूरे देश, पूरी दुनिया में एक रूपता आपको देखने को मिलेगी, एक जैसा सिस्टम देखने को मिलेगा। इससे इंटरनेशनल ट्रेड की कॉस्ट घटती है और इससे आसानी होती है। ठीक है, वो बात करता है मधु क्रांति पोर्टल के बारे में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर है, यानी कृषि मंत्री, उन्होंने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके साथ साथ उन्होंने हनी कॉर्नर भी लॉन्च किए हैं। हनी कॉर्नर हैंडल कौन करता है? तो नेफेड हैंडल करता है। तो मधु क्रांति पोर्टल के बारे में पहले जानते हैं। ये असल में एक इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, प्लस नेशनल बी बोर्ड जो है, यानी मधुमक्खी वाला बोर्ड, ये सब मिलके नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन रन करते हैं। उसके अंतर्गत एक इनिशिएटिव है। ये क्या करेगा ये पोर्टल भाई? ये पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा ताकि पता लगा जा सके कौन से हनी का कौन सा सोर्स है, कौन सा बीहिव कहाँ पर है, कौन सा किस तरह का हनी हमें प्रोवाइड करता है, ताकि और ज़्यादा हनी क्वालिटी लेवल पे लाया जा सके और अगर ज़रूरत है तो उनको बीज की रिप्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसी तरह जैसे हमने देखा कि भाई एक पोर्टल बनाया जहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी ट्रेस करने के लिए हनी कहाँ से आ रहा है, क्या बात है। उसी प्रकार से हनी कॉर्नर बनाए गए, यानी हनी की मार्केटिंग के लिए शहद अगर बेचा जाता तो FPO के साथ मिलकर नेफेड ने 14 से 15 हनी कॉर्नर खोले हैं दिल्ली और मसूरी में, जिन्हें डेवलप किया किसने? नाफेड ने, राइट। तो हनी कॉर्नर का नाम तो आपको पता ही चल गया और मधु क्रांति पोर्टल भी समझ आ गई आपको। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम के बारे में है। अभी हाल ही में दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम को लॉन्च किया। काफी इनोवेटिव इनिशिएटिव है ये। वैसे ये इनिशिएटिव दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का है। इस यूनिवर्सिटी ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि वो मैथमेटिक्स और साइंस की एजुकेशन इम्पार्ट कर सके स्कूल के स्टूडेंट्स में। ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, पुअर हैं, उनका हम इंटरेस्ट जगा सके मैथमेटिक्स और साइंस में। अब इसके लिए उन्होंने, इस यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि DTU ने ये पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये उनके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि जब वो स्कूल में जाएंगे, बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में बताएंगे तो बच्चा स्कूल में ही DTU के बारे में जान जाएगा। तो जब वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेगा तो डेफिनेटली प्रयास करेगा कि वो DTU में एडमिशन ले। तो इससे DTU को फायदा होगा। फर्दर बच्चों को मैथमेटिक्स साइंस की जानकारी हो जाएगी तो वो कहीं और भी एडमिशन ले सकते हैं। एटलीस्ट उनके मन में जिज्ञासा आ जाएगी। अब ये लैब ऑन व्हील्स है क्या?
ये एक व्हीकल है, एक ट्रक मान लीजिए। इस ट्रक में कई तरीके की फैसिलिटीज रहेंगी, लाइक 16 कंप्यूटर्स, 2 टेलीविजन, एक 3D प्रिंटर, एक लैपटॉप, कैमरा, एक प्रिंटर, वाईफाई रहेगा, फुली एयर कंडीशन रहेगा और 100% पावर बैकअप रहेगा। वहां पर वो यूनिवर्सिटी से 2 बच्चों को रखेंगे जो स्कूल्स में जाके बच्चों को ट्रेन करेंगे, बताएंगे इन सभी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करके। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जाएगी, रेगुलर क्लास वर्क क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाएगा। तो वो सब जब स्कूल में ही सीखे रहेंगे, उनके अंदर थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी, तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन में वो इन चीज़ों को परस्यू करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला आर्टिकल मानस ऐप, यानी जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक नया मानस ऐप लॉन्च किया जो कि सभी लोगों का वेलबींग को प्रमोट करता है, सभी एज ग्रुप का। तो ये किन लोगों ने पहले बनाया ये देखते हैं। ये जॉइंटली एग्जीक्यूट किया गया निमहंस बेंगलोर, AFMC पुणे और CTEC बेंगलोर द्वारा। ये असल में इसकी फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मानस की। तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम नाम से आप इसको याद कर लीजिए। और ये एक नेशनल प्रोग्राम है जिसे कि प्राइम मिनिस्टर की जो इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है उसके तहत इसको एंडोर्स किया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक नेशनल वेलबींग बढ़ावा देगा, जहाँ पर हमारे जो सिटीजन्स हैं अक्सर उनकी जो मेंटल वेलबींग है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। दिमागी कोई समस्याएं रहती हैं, तनाव या डिप्रेशन, उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। तो उन तनाव रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। और इनके अंदर अलग अलग जो हेल्थ और वेलनेस एफर्ट है अलग अलग मिनिस्ट्री के, उनको साइंटिफिकली जो इंडिजिनस टूल है उनके साथ मिलाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा अलग अलग बॉडीज़ के द्वारा, ताकि और बेहतर तरीके से एक समागम हो सके सभी जो बॉडीज़ हैं उनका, और जो अलग अलग एज ग्रुप्स हैं उनकी मेंटल वेलबींग उनके कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके ऊपर काम किया जा सके। तो ये हो गई मानस ऐप की बात। आर्टिकल है वाइटेस्ट पेंट के बारे में। US के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे सफ़ेद पेंट बना दिया है। ये इतना वाइट होगा कि इसको लगाने के बाद आपके अगर छत पर लगा दिया जाए तो टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब टेम्परेचर को बहुत हद तक मॉडरेट कर पाएगा, ये इतना ज़्यादा वाइट होगा। पहले जो वाइट पेंट का फॉर्मूला था वो कैल्शियम कार्बोनेट का हुआ करता था, लेकिन अब जो है बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करके एक और भी ज़्यादा वाइट ये पेंट बना पाएंगे। ये जो नया वाइट पेंट होगा वो सरफेस पे जब जाएगा तो वो उसको ठंडा करेगा, और ये लगभग 10 किलोवाट के आसपास की कूलिंग कर पाएगा छत के एरियाज़ में। तो नॉर्मली जो कमर्शियल वाइट पेंट हम यूज़ करते हैं अपने घरों में वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, और उसकी वजह से वो हीट को केवल 80 से 90% ही रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, बाकी को अब्जॉर्ब कर लेंगे। जितनी धूप या गर्मी को अब्जॉर्ब करेगा उतना आपका छत गर्म हो जाएगा। लेकिन अब जो ये नया पेंट बनाया गया है ये और ज़्यादा वाइट है और ज़्यादा ये आपकी छत को ठंडा रखेगा जब यूज़ किया जाएगा। तो इसी की तरह इस टीम ने एक वेंटा ब्लैक भी बनाया है, ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट। ये इतना ब्लैक है कि 99.9% जो लाइट है उसको सोख लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा ये। ठीक है, तो ये वाइटेस्ट वाइट पेंट और ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट भी इन्होंने बनाया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को लेकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने एक ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट निकाली है। याद रखिए, इससे पहले हमने फूड सिस्टम्स पे बात किया, जो UN की समिट सितंबर में होगी, ये अलग आर्टिकल है। ये है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, जो कि हमें बताएगी कि हमें क्या लेसन सीखने चाहिए। जो क्राइसिस आई है कोविड में, हमें कैसे अपने फूड सिस्टम्स को और बेहतर करना है, कैसे बेटर प्रिपेयर रखना है, जो वीकनेसेस हैं सिस्टम की उसको कैसे चेंज करें। इनका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19। इनका ऐसा मानना है कि इंडिया का मिड डे मील जो बंद हुआ, जिसमें 80% जो इंडिया के प्राइमरी स्कूल एज के चिल्ड्रन हैं वो उनको बुरी तरह प्रभावित किया। इंडिया के 50% हाउस होल्ड में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अब बिजली और फायरवुड यानी लकड़ी जलाने के लिए और पानी लाने में खर्च कर पाई पिछले साल के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम थी या लॉकडाउन लगे हुए थे। तो ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं आपके मेंस के आंसर राइट में इंपॉर्टेंट होती हैं। किस इंस्टीट्यूट ने किया है? तो ये है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वॉशिंगटन बेस्ड है। इससे रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशन देता है, ये कैसे पॉवर्टी और हंगर को कम किया जाए उसके ऊपर बात कर रहे थे हम फूड पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि हमने हाल ही में देखा है कि कई जो जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन थी और एस्ट्राजेनेका जो UK की वैक्सीन थी, जॉनसन जॉनसन अमेरिका की वैक्सीन थी, वहाँ जब कोविड का इंजेक्शन लगता था तो कुछ केसेस में 0.01% केसेस में क्या होता था, यानी 1 लाख पे एक आदमी को शायद ब्लड क्लॉट्स हो जाते थे। तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकता था। तो अभी तक रिसर्चर कोशिश करें समझने की क्या वजह थी इसके पीछे। ये आर्टिकल थोड़ा सा शेडी है क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, पर ऐसा पता लगा तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। इतना इंपॉर्टेंट वैसे ये नहीं है, पर जानना आपको जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि एक हेपरिन इंड्यूस
थ्रोम्बोसिटोपेनिया एक बीमारी है या फिर एक क्लॉटिंग है जो हो रही है, जिसको कहा जा रहा है इसी कारणवश जो हम क्लॉटिंग देख रहे हैं कुछ वैक्सीन की वजह से, जॉनसन एंड जॉनसन या एस्ट्राजेनेका की वजह से जो हो रही है। इनका कहना था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी की बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं कि उसे थ्रोम्बोसिटोपेनिया हो गया। ये जो है ये हो गया, मतलब नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी लो ब्लड प्लेटलेट काउंट। तो ऐसा होता है कि जब कभी कभी कुछ वैक्सीन कुछ लोगों में रिएक्ट करती है, इस तरह से दवाई दी जाती है कि उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, उस ड्रग जो वैक्सीन दी जाती है उससे रिएक्ट करके प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देती है। ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते ही क्लॉटिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, तो हेपरिन की प्रेजेंस में होता है। हेपरिन असल में एक एंटी कोआगुलेंट है, मतलब ब्लड थिनर है, जो कि खून को पतला करता है ताकि ब्लड क्लॉग ना करे। ये तब दिया जाता है जब आपके अंदर प्लेटलेट्स कम है और आपका खून ना वो जैसे कहते हैं ना कि जमने ना लगे, इसके लिए दिया जाता है। तो लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है कुछ केसेस में जहां कोविड वैक्सीन दी जा रही है। तो ये बहुत रेयर है, याद रखिए, ऐसा नहीं कि सबको हुआ जा रहा है। तो अगर आप वैक्सीन लगवाएं या घर में कोई लगा रहा है तो ज़रूर लगवाएं। ये असल में एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के केस में थी और ये मिलियंस में से किसी एक को हो रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो रही है और अभी इस पर रिसर्च होना बाकी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, जो कि इकोनॉमिस्ट का जो इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन आती है उसका एक इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने फेसबुक के साथ रिलीज़ किया है। ये इंटरनेट इंडेक्स जो है इस साल का, ये बता रहा है कितना किसी देश में जो इंटरनेट है वो एक्सेसिबल है, लोगों तक पहुंच है उसकी, और एफोर्डेबल है, लोग उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, और कितना इसका सोशल, सामाजिक और आर्थिक आउटकम मिल रहा है, कितना फ़ायदा समाज को हो रहा है। तो इसमें दुनिया के 120 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। 4 इसमें पैमाने हैं उसके, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, रेलेवेंस, रेडीनेस। और इसमें स्वीडन को पहली रैंक प्राप्त हुई है, इंडिया को 49th रैंक प्राप्त हुई है 120 देशों में। इंडिया को के 1 बिलियन मोबाइल यूज़र 2025 तक पहुंच जाएंगे और 2020 में लगभग 687 मिलियन मोबाइल यूज़र्स हैं। ये तो हो गई डेटा की बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक नया कॉम्पैक्ट साइन किया, ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट, जो कि कोशिश करेगा कि जो इंसुलिन की डिस्कवरी है, इसके 100 साल होने वाले हैं, तो उसके बारे में ये जो पैक्ट है ये प्रयास करेगा किस तरह से और ज़्यादा डायबिटीज़ को कम किया जा सके, कैसे जो लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं उनके बारे में कैसे ट्रीटमेंट, केयर या फिर जो अफोर्डेबिलिटी है दवा की, या किस तरह का ख्याल रखा जा सके, इसके ऊपर और काम किया जाए। ये कोशिश करेगा टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करने की। टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर मोटापे के साथ जोड़ा जाता है, जहाँ पर बॉडी इंसुलिन तो बना लेती है लेकिन आपकी बॉडी के जो सेल हैं वो उसका काम नहीं ले पाते। क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। और अनहेल्दी डाइट या मोटापे की वजह से अक्सर डायबिटीज़ 2 देखा जाता है। डायबिटीज़ 1 अक्सर कम उम्र के लोगों में पाया जाता है, जहां आपको बाहर से इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। तो जो ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है असल में कुछ नहीं है, ये प्रयास यही कर रहा है कि भाई किस तरह के स्टैंडर्ड्स हम बनाएं ताकि हम इन तरह की बीमारियों को टैकल कर सकें, कैसे डायबिटीज़ केयर की रीच को बढ़ाया जाए, कैसे और ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा ये ग्लोबल डायबिटिक समिट होगी कनाडा में, जो कि कनाडाई गवर्नमेंट को होस्ट कर रही है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो डायबिटीज़ है क्या भाई? डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नहीं आपसे एक दूसरे में फैलती नहीं है, जो कि तब होती है जब पेनक्रियास इंसुलिन या तो उत्पन्न नहीं कर पाते या फिर पेनक्रियास जो इंसुलिन उत्पन्न करते हैं उसका हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती। एक पेनक्रियास एक ग्लैंड होते हैं बॉडी में, आपने बेसिक बायोलॉजी में पढ़ा होगा। और इंसुलिन क्या होता है? एक तरह का हार्मोन होता है। तो जो डायबिटीज़ के टाइप बताया मैंने, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो 14 से 15 या फिर 10-12 साल के बच्चों में होता है। इसमें बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको भी होता है उनको जीवन भर एक तरह का आर्टिफिशियल इंसुलिन डेली लेना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ उनको होती है जो अक्सर आपको मिडिल एज में आती है, जब लोगों का मोटापा बढ़ जाता है या फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तब बॉडी तो इंसुलिन बना रही होती है लेकिन आपके बॉडी की जो कोशिकाएं यानी सेल होती हैं वो उसको लेके जैसा उनसे काम लेना चाहिए उसे ले नहीं पाती। तो इस वजह से काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। ये तरह की डायबिटीज़ कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को भी होती है जब बॉडी सेंसिटिव नहीं रहती इंसुलिन को लेकर। ये बेसिक कहानी है ग्लोबल डायबिटीज़ समिट की। तो वंदे भारत मिशन के बारे में, वंदे भारत मिशन अभी तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन इंडिया का बन चुका है। ये 2020 के मई में लॉन्च हुआ था कि जो इंडियन लोग बाहर कोविड में फंस चुके थे दूसरे देशों से, उनको लॉकडाउन से निकाल के इंडिया लाने की कोशिश थी। तो इसके अंदर उन जगहों पे जहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं वहाँ पे इंडिया ने उनको इवैक्यूएट किया था। तो अभी इसका फेज़ 10 चल रहा है
और 1.1 लाख लोग इंडिया ने 1990 में जब गल्फ में वॉर हुई थी तब वहाँ से इवैक्यूएट किए थे। अभी जो नंबर ऑफ पीपल है वो 1.1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। खास बात यह है कि इस बार जो वंदे भारत मिशन है इसमें इवैक्यूएशन के अलावा कार्गो ओनली फ्लाइट्स भी गई है, यानी कि कुछ ऐसी फ्लाइट्स भेजी गई जिनमें केवल सामान भेजा गया कि अगर कोई इंडिया के लोग फंसे हुए हैं कहीं, तो अगर उनको फूड शॉर्टेज हो जाए लॉकडाउन में, तो उनको सहायता करने के लिए गवर्नमेंट ने खुद से यहाँ से कार्गो प्लेन्स भेजे थे। तो खास बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा मिशन था, तो हमें पता होना चाहिए कि अभी तक का सबसे बड़ा मिशन ये बन चुका है जो कि इवैक्यूएशन में काम आया इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज इसी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट बबल्स की भी बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट बबल असल में ये बात है कि दो देशों के बीच में, मान लीजिए इंडिया है और यूएस है, दोनों देशों में कोविड को लेकर समस्याएं थी, लेकिन दोनों ने कहा चलो हम एक दूसरे के बीच में फ्लाइट सेवा शुरू करते हैं, बबल टू बबल, यानी इंडिया टू यूएस, यूएस टू इंडिया। तो इसमें कोई और कनेक्शन पॉइंट नहीं होगा, या फिर कहीं होगा भी तो वो भी बबल का पार्ट ही होगा। तो इससे खास बात ये होती है कि इससे टेम्पररी अरेंजमेंट है दो देशों के बीच में कि भाई ताकि जो आना जाना है कमर्शियल फ्लाइट्स का या लोगों का आना जाना, ताकि अभी तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, इंडिया कह रहा है हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करके रखेंगे, यूएस कह रहा है हम भी बंद कर देंगे, तो कुछ देश तो इंपॉर्टेंट है ना भाई, उनके साथ संबंध बनाए रखने, तो वहाँ बबल टू बबल कॉन्टेक्ट बनाए गए, ट्रांसपोर्ट बबल्स। तो वो बबल के सिग्नेचर साइन किए गए कि भाई जो सुविधाएं आप दे रहे हैं वो दूसरा भी आपको देगा, यानी रेसिप्रोकल होंगी। इंडिया इतने पैसेंजर्स एडमिट कर रहा है, जाने दे रहा है, तो वो भी उतने पैसेंजर्स आने देगा। इस तरह की फ्लाइट की सुविधाएं दी गई हैं। तो अलग अलग देशों के साथ ये सुविधाएं इंडिया ने स्टार्ट करी थी, यूएस के साथ, यूएई के साथ, कनाडा, इथोपिया, फ्रांस के साथ, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी। तो ये दोनों देशों की एयरलाइंस को विशेष सुविधाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। इट इज़ ट्रांसपोर्ट बबल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, जिसमें इंडिया की रैंक एक बार फिर बहुत कम आई है, 142 रही है। और ये जो इंडेक्स है इसमें दुनिया के 180 देशों को नापा जाता है, और जो ये बॉडी इसको पब्लिश करती है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और ये 2002 से ही रिपोर्ट या इंडेक्स पब्लिश हो रहा है। खास बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पे भी एक बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, तो इसलिए रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें लगातार इंडिया की रैंक कम होती चली है, या 2016 के बाद से ही इंडिया की रैंकिंग लगातार गिरी है, और साउथ एशिया में केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश ही इंडिया से पीछे, श्रीलंका, नेपाल भी इंडिया से आगे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये इंडेक्स कौन पब्लिश कर रहा है और इंडिया की रैंक कितनी है। और इस इंडेक्स की खास बात यह कि ये नहीं बताता कि भाई कितनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट या कैसा अच्छा जर्नलिज्म भारत में हो रहा है, बल्कि ये दिखाता है कि कितनी सेफ्टी है उनके पास, क्या मीडिया, क्या आपके पास फ्रेमवर्क है, कितनी सेंसरशिप है इन चीज़ों के बारे में, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ऐसी बातें। तो लगातार आप देखें तो इंडिया की रैंक जो 133 हुई थी 2016 में, उसके बाद लगातार गिरती ही जा रही है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात कर रहा है डीआरडीओ के सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के बारे में। पहली बात कि भाई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन होता क्या है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन मतलब होता है वो ऑक्सीजन जो आपको मेडिकली प्रोवाइड किया जाए। किसी पेशेंट को अगर आर्टिफिशियली मेडिकल हेल्प के लिए कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है तो उसे कहते हैं हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि कोविड के टाइम में कई पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमारे हॉस्पिटल्स के पास ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है। तो इन केसेस के लिए इंडिया ने डीआरडीओ की एक टेक्नोलॉजी है उसका सिविल यूज़ करने की कोशिश करी है। मतलब नॉर्मली डीआरडीओ ने एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम सेटअप किया था जो कि हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे लद्दाख या पहाड़ी इलाकों में, सियाचिन के रीजन में जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं उन्हें अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा हाइट पे, तो वहाँ उनके लिए ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम यूज़ किया जा सकता था। तो इसी को अब सिविल यूज़ करने की बात हो रही है। तो ये करेगा क्या, इसे कहते हैं SpO2 सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। इसमें होगा कोई भी पेशेंट है उसके उंगलियों पे एक ऑक्सीमीटर लगा होगा जो ऑक्सीजन का लेवल बताता रहेगा। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा तो ये मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली उसको उस बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएगी ताकि उनका लेवल बराबर रहे और वो हाइपॉक्सिया में ना चले जाए। हाइपॉक्सिया वो सिचुएशन होती है जब आपकी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आपके टिश्यूज़ को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है काम करने के लिए, ताकि उनके पास जो एनर्जी रहे वो नहीं मिलती उनको पर्याप्त मात्रा में, तो उनकी डेथ होने लगती है, टिश्यूज़ खराब होने लगते हैं। तो उसे रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट बात, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, पूरी तरह से देश में बिल्ड है। उनकी लेबोरेटरी जो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी है, इसने इसको डेवलप किया है और ये सप्लीमेंटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। हाइपॉक्सिया से बचाएगा, सस्ता है और हाई एल्टीट्यूड पे भी काम करता है। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर हम देख रहे हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सिविलियन या नॉर्मल जगहों पर किया जा सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर सेटअप होंगे जो बता पाएंगे कितनी फंक्शनैलिटी है, कब कब काम हो और किस तरह से आगे और रिक्वायरमेंट सिस्टम या कंडीशन को होने वाली है जिस बॉडी में ये लगाया गया है। तो ये हो गई बात इनके सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की। है जो एक न्यूज़ है ब्रिटकॉइन के बारे में। ब्रिटकॉइन डिजिटल करेंसी जो ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि वो नया एक ब्रिटकॉइन बनाने की कोशिश करेंगे, ब्रिटिश कॉइन। तो एक तरह का ये सेंट्रल बैंक की बैक्ड डिजिटल करेंसी होगी। यूके के बैंक द्वारा बैक की जाएगी ये करेंसी ब्रिटकॉइन। अभी इस पर
विचाराधीन है ये। तो कोशिश की गई कि भाई क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी है, बिटकॉइंस आ रही हैं, डोज कॉइन आ रहा है, तो इन सबको के विरोध में या उन सब से रोकने के लिए कि भाई वो जो बिटकॉइंस होते हैं नॉर्मली वो सारे ओपन सोर्स होते हैं, उन पर किसी का कब्जा नहीं होता, किसी बैंक के अंतर्गत नहीं आते। तो वो जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है, एसबीआई, चाहे आप आरबीआई की बात कर लें, चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात कर लें, इनसे उनको कोई परमिट प्राप्त नहीं है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज बैंक कुछ देशों ने लॉन्च करी थी, बताइए ज़रा, कुछ आपको याद है कोई ऐसी करेंसी जो किसी देश ने साउथ अमेरिका में लॉन्च की हो, क्रिप्टो करेंसी, या नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च की हो? कुछ ऐसी करेंसीज काफ़ी टाइम न्यूज़ में रही थी। तो ये एक कोशिश है इंग्लैंड की कि वो भी भाई अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा बैक की हुई एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करे, स्टर्लिंग की, ताकि क्रिप्टो करेंसीज में डील किया जा सके, और ताकि इसकी फिर ये क्रिप्टो करेंसी है और ये यूज़ करेगी क्रिप्टोग्राफी का, तो यानी इसको आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, राइट, इसमें आप स्मगलिंग नहीं कर सकते। तो ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, फॉरेन पेमेंट्स हैं, उसमें और ज़्यादा ईज़ मिलेगी लोगों को करने की, ये इनका उद्देश्य है। अभी ये लॉन्च हुई नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी है नहीं हमें। तो जब ये होगी तब इसके ऊपर में और बातें करेंगे। हमारा अगला आर्टिकल स्वामित्व स्कीम के बारे में है। इस स्कीम को अभी हाल ही में सारे स्टेट्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये केवल 9 राज्यों में ही लागू की गई थी। बैकग्राउंड ये है कि 24 अप्रैल 2020 को पिछले साल पंचायती राज दिवस के दिन इसे लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में होगा क्या? देखिए, जो रेसिडेंशियल लैंड है किसी भी गांव के व्यक्ति के पास, उसे मैप किया जाएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। उनकी जमीन को मैप करने के बाद फिर उन्हें एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा कि ये जमीन आपकी है। अब इतने से अगर क्लियर ना हुआ हो तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो उन्होंने वो लोगों से वादा कर रखा था कि जब देश आजाद होगा तो हम लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देश आजाद हुआ और लैंड रिफॉर्म्स आए। लैंड रिफॉर्म की कहानी लंबी है, काम की बात करते हैं। लैंड रिफॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। चूंकि काम बहुत ज्यादा था, पूरे देश में ये काम किया जाना था, कुछ तकनीकी पेच भी थे, लीगल इश्यूज भी थे, तो वो जल्दी से जल्दी ये काम करना चाहते थे। तो ये काम उन्होंने केवल एग्रीकल्चरल लैंड के लिए ही किया। वो जमीन जहां पर लोग रहते थे, उस जमीन को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। मतलब जो आबादी की जमीन थी, जहां पर आबादी रह रही थी, उसे छोड़ दिया गया। गांवों में उन जमीनों को आज भी आबादी की जमीन कहा जाता है। उन जमीनों में यह कहा गया कि जो जिस जमीन पर काबिज है, मतलब जिसका जिस जमीन पर कब्जा है, वो जमीन उसी की मान ली जाएगी, जो भी रिहायशी इलाके हैं वहां पर। और जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका केवल मेजरमेंट किया गया। उस समय तो दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो जहां कब्जा था वहां पे समस्या नहीं थी। लेकिन बाद में पुराने घर गिरने लगे और कई सारे लोग इन जमीनों पर कब्जा करने लगे, तो लीगल इश्यूज भी आने लगे। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को जो गांवों के लिए डेवलपमेंटल स्कीम्स लॉन्च करनी है, उसमें भी दिक्कतें आने लगी। तो सरकार ने अभी प्लान किया है कि हम स्वामित्व स्कीम के तहत उन सभी जमीनों को वापस से मैप करेंगे जो देश की आजादी के बाद मैप नहीं हो पाए थे। पंचायती राज मिनिस्ट्री का ये एक इनिशिएटिव है। इसमें गांव के लोग जिन जमीनों पर रह रहे हैं, जिनका कोई प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, वो सिर्फ उनकी इसलिए है क्योंकि उस पर वो कब्जा है। इससे कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। एक तो डिस्प्यूट होता है, कई बार आसपास के लोगों से डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़े होते हैं, केसेस होते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, फ्रेम करने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा, अगर उन्हें उस जमीन पर जाकर लोन लेना हो तो वो नहीं ले सकते, बिकॉज उनके पास कोई लैंड रिकॉर्ड उस जमीन का नहीं है। तो अब अगर उसका मेजरमेंट करके उन्हें एक प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। डेवलपमेंटल स्कीम में फायदा होगा, वो उस जमीन का इस्तेमाल करके लोन्स वगैरह भी ले पाएंगे, उसे वो एक कोलैटरल के तौर पे इस्तेमाल कर पाएंगे, और जो गांव के कई सारे विवाद हैं वो निपट जाएंगे। प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड पंचायत के पास भी होगा, तो अगर वो कोई टैक्स वगैरह इंपोज करते हैं लैंड पर तो वो कर पाएंगे। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज विवादों से मुक्त हो जाएंगी, और जो मार्केट वैल्यूएशन है किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास लैंड तो है लेकिन उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो उसके नाम पर नहीं है। प्रॉपर्टी का एक्यूरेट रिकॉर्ड हो जाएगा, तो टैक्स कलेक्शन में आसानी होगी, डेवलपमेंटल प्लान्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में है। एक रिपोर्ट आई, टाइटल था जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। WHO ने रिपोर्ट को रिलीज किया है। वर्ल्ड मलेरिया डे के दिन 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, WHO के द्वारा डिसाइड किया गया था। 60th सेशन रहा जो हेल्थ असेंबली का 2007 में हुआ था। उसी दौरान 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के तौर पर डिक्लेयर किया गया। 2021 की थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अब देखिए, यहां पर कई सारे टारगेट लिए जाते हैं। E2020 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था WHO के द्वारा। उन्होंने 21 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया था जहां पर उन्हें लगा कि पोटेंशियल है, हम 2020 तक मलेरिया खत्म कर लेंगे। काफी ज्यादा सक्सेस भी मिली। उसी के बेसिस पे इन्होंने अभी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है E2025।
इसमें 25 देशों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर आने वाले 5 सालों में जो मलेरिया है उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। जो कंट्रीज हैं जिनको चुना जाएगा उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस दी जाएगी और ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी WHO अपने पार्टनर्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाएगा। इन रिटर्न जो कंट्री होगी उसे एलिमिनेशन प्रोग्राम को एनुअली ऑडिट करवाना होगा, एलिमिनेशन फोरम में पार्टिसिपेट करना होगा, सर्विलांस और असेसमेंट वगैरह करना होगा और जो भी डेटा है उसको शेयर करना होगा उनके यहाँ मलेरिया के क्या केसेस आ रहे हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने काटा है तो मलेरिया का खतरा होता है। ये प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल भी है। हमारा अगला आर्टिकल आर्मेनियन जीनोसाइड के बारे में है। प्रेसिडेंट यूएस के जो हैं जो बिडेन वो तैयारी कर रहे हैं कि वो आर्मेनियन जीनोसाइड को फॉर्मली एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अप्रैल 24 को मार्क किया जाएगा रिमेम्बरेंस के तौर पे, यादगार के तौर पे आर्मेनियन जीनोसाइड के लिए। इससे सबसे ज्यादा समस्या किसको होने वाली है? टर्की को होने वाली है। हालांकि टर्की ने ये जीनोसाइड नहीं किया था, मैं आपको बता दूं, लेकिन टर्की को दिक्कत होती है। क्यों? ये जीनोसाइड किया गया था 1915 से 1922 के बीच में ऑटोमन एम्पायर के द्वारा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान थाउजेंड्स ऑफ आर्मेनियन को मारा गया, किल कर दिया गया, या वो भूख से मर गए या फिर उनको दूसरी जगहों पर डिपोर्ट किया गया। संख्या बताई जाती है 1.5 मिलियन, यानी कि लगभग 15 लाख लोग इस जीनोसाइड में मारे गए हैं। जो आर्मेनियन ओरिजिन के थे वो या तो क्रिश्चियन थे या फिर ज्यूस थे। ऑटोमन एम्पायर मैप में देखिए, ऑटोमन एम्पायर अपनी पीक पर 3 कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ था, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका, मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर। यह है वर्तमान का टर्की, जो कि सेंटर हुआ करता था उस समय ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स हो जाने के बाद जो उसकी लिगेसी मिली वो मिली टर्की को। जैसे यूएसएसआर के कोलैप्स हो जाने के बाद उसकी लिगेसी रसिया को मिली, वैसे ही ऑटोमन एम्पायर की जो लिगेसी है वो टर्की के पास है। तो अगर ऑटोमन एम्पायर के किए गए किसी भी काम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उसे टर्की अपने ऊपर लेता है। देखिए ये टर्की है वर्तमान का, और यहां पर है अर्मीनिया। आज अर्मीनियंस यहां पर रहते हैं, बट एक समय था ये जो शेडोड रीजन आप देख रहे हैं, अर्मीनियंस इन सभी जगहों पर फैले हुए थे। लेकिन उस जीनोसाइड में बहुत बड़ी संख्या में इनको मारा गया और इन्हें कंपेल किया गया कि वो इस रीजन के बाहर यहां पर आकर इस छोटे से आउटस्कर्ट में कॉन्सेंट्रेट हो जाएं। आर्मेनियन जीनोसाइड को लेकर जो टर्की है वो हमेशा नर्वस रहता है और पूरी कोशिश करता है कि कोई भी देश इसे रिकॉग्नाइज ना करे। हालांकि दुनिया के कई सारे देश आर्मेनियन जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करते हैं और अब अमेरिका भी इसकी तैयारी कर रहा है। यहां पर देखिए 1 मिलियन आर्मेनियंस की बात की गई है, बट ये संख्या 1.5 मिलियन यानी कि लगभग 15 लाख थी। अगर यूएसए आर्मेनियन जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करता है तो टर्की के ऊपर कुछ खास लीगल इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक तो एम्बेरसमेंट होगी टर्की की, दूसरा कुछ और देश इंसेंटिवाइज होंगे कि वो आर्मेनियन जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीप टाइम प्रोजेक्ट के बारे में है। डीप टाइम प्रोजेक्ट फ्रांस का है। लॉम्ब्रीस केव में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, अभी हाल ही में खत्म हुआ। ये 40 दिन का प्रोजेक्ट था, 40 डे का। तो पूरा मामला यह है कि 15 वॉलेंटियर्स थे। उन्होंने इंडिया के बिग बॉस शो में रिक्वेस्ट की थी कि उनको एंट्री मिल जाए, मिली नहीं। इन्होंने कहा हम अपना बिग बॉस बनाएंगे। कुल मिला के इन्होंने एक गुफा को चूज किया, उसका नाम था लेम्ब्राइव्स केव। वो उस गुफा में चले गए 15 के 15। इनको वहां पे 40 दिनों तक रहना था। वहां पे जो भी रिसोर्सेज इनको दिए गए थे उसी का इस्तेमाल करना था। वहां पर कोई नेचुरल लाइट नहीं आ रही थी। इनको ये नहीं पता चलेगा अंदर की दिन है कि रात है। इन्हें अपने हिसाब से सारे काम सेट करने पड़ेंगे। इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया जो ह्यूमन एडेप्टेशन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। उन्होंने पार्टनरशिप अवेल की फ्रांस और स्विट्जरलैंड के जो लैब्स हैं उनके। ऑब्जेक्टिव ये था कि ये देखें कि एक स्ट्रेस्ड एटमॉस्फेयर में कैसे एक व्यक्ति खुद को अडॉप्ट करता है। ये 15 लोग कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। 15 पार्टिसिपेंट्स थे जो फ्रांस के इस केव में गए। इन्हें अपनी कोई फोन नहीं था, कोई क्लॉक नहीं थी, घड़ी नहीं थी, कोई सनलाइट नहीं थी, तो बॉडी की क्लॉक के हिसाब से इनको काम करना था। टेंट में सोना था और आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा 40 दिन तक। टास्क ये बिना डेडलाइन के अपना खुद ही डिसाइड करेंगे, खुद ही करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे अपने बॉडी के क्लॉक के हिसाब से, स्लीप साइकिल के हिसाब से काम कर पा रहे हैं। सिग्निफिकेंस स्टडी की ये रही कि साइंटिस्ट को मदद मिलेगी कि एक्सट्रीम लिविंग कंडीशन में कैसे एक इंसान अडॉप्ट करता है, ब्रेन की एक्टिविटी में क्या परिवर्तन आता है, कॉग्निटिव फंक्शन में कैसे डिफरेंसेस आते हैं वॉलंटियर्स के। जब वो जा रहे थे तब भी उसे रिकॉर्ड किया गया और इनके लौटने के बाद भी ऑब्वियसली रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जानते रहिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए डीप टाइम प्रोजेक्ट किससे एसोसिएटेड है तो आपको आइडिया रहे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट पैरासोल के बारे में है। अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर एंड पैरालिसिस पायलट प्लांट को चेन्नई में स्टैब्लिश किया गया। इसके पहले कि आगे बढ़ें समझ लीजिए, सोलर ड्रायर एक इक्विपमेंट होता है जिसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके आप किसी चीज को सुखा सकते हैं। पत्तियां सुखा सकते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे भी सुखा सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। पैरालिसिस प्रोसेस क्या होता है? इसमें जो गीला कचरा होता है उसे प्रोसेस करके बायोकार में और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
पायलोसिस प्लांट होते हैं। उसमें सबसे पहले तो जो कचरा होता है, गीला कचरा है, सपोज करिए अभी हम गीले कचरे को, सूखे कचरे को अलग अलग डिवाइड करके रखते हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो मॉइस्चर कंटेंट है उसे निकाला जाता है। उसके बाद उसमें से जो गैसेस हैं उनको निकाला जाता है और फिर उसे बायोकार में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पायलोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। पायरो का मतलब होता है हीट और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, मतलब हीट की मदद से तोड़ना। ध्यान दीजिएगा कि पायलोसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब ये सारा प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है हीट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हीट की मदद से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ना, वो प्रोसेस है पायलोसिस का, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉट प्रेजेंस, एब्सेंस। ये प्रोजेक्ट पार्ट है एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट पायरोसॉल, जिसमें जो अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे बायोकार और एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है स्मार्ट सिटीज में। इस इनिशिएटिव को CSIR CLRI को सौंपा गया इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा। CSIR CLRI का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस प्रोजेक्ट में अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाएगा। जो फाइब्रस ऑर्गेनिक वेस्ट है या सीवेज स्लज है उसे हम ट्रीट करेंगे ताकि बायोकार और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, कार्बन की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में कम जाए, हम वेस्ट को ट्रीट कर लें और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें। हमारा अगला आर्टिकल है क्वासी रेजोनेंट एम्प्लीफिकेशन के ऊपर। अब ये जो QRA है इसका संबंध सीधा सीधा हीट वेव से माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि QRA जब होता है तभी हीट वेव होती है और ये पहले आ चुका है। जैसे पाकिस्तान की बात करें, यूरोप की बात करें, तो इन सब में QRA होने की वजह से, ये क्वासी रेजोनेंट एम्प्लीफिकेशन होने की वजह से हीट वेव्स आई थी। जैसे 2003 में यूरोप में और 2010 में पाकिस्तान में जो फ्लड आए, या रशिया में जो हीट वेव्स आई, उस पे भी सीधा सीधा संबंध माना जाता है QRA का। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ लागू हो रही है, इसीलिए ये चीज़ आज हमें करंट अफेयर में पढ़ना पड़ता है। ये होती कहाँ है QRA? तो ये देख लीजिए, ये जो मैकेनिज्म है ये आर्कटिक का जो इलाका है उसमें गर्मी बढ़ने की वजह से, वार्मिंग होने की वजह से हो रहा है। और ये वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का सीधा इंपैक्ट आपको देखने मिल रहा है कि आर्कटिक जो है वो गर्म हो रहा है और उसकी वजह से QRA हो रहा है, जिसकी वजह से हीट वेव्स बनती। थोड़ी और जानकारी हासिल करें तो ये स्प्रिंग के सीजन में होगा, मतलब अप्रैल से मई का जो समय होता है उस समय ही होता है। और इसी समय आपको पता है कि भारत में हीट वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं और बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं। आर्कटिक रीजन में इसका इंपैक्ट इतना मैग्नीफाई इसीलिए हो जाता है, एम्पलीफाई इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो हीट है वो दुगनी गति से, या जो टेम्परेचर है वो ट्वाइस फास्ट, दुगनी गति से बढ़ रहा है। और इसी वजह से आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट डायरेक्टली आर्कटिक एरिया में पड़ रहा है। सीधी बात करें इंडिया में कहाँ पर इंपैक्ट करती हैं हीट वेव्स, कहाँ जनरेट हो रही हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे इलाकों में आपको हीट वेव्स देखने मिलती हैं। और रिसर्चर्स ये मान रहे हैं कि हीट वेव्स कब आएंगी ये हमें 4 दिन पहले से पता चल सकता है। ये चीज़, ये जो कोरिलेशन है वो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं हीट वेव्स और QRA का। हीट वेव्स की जानकारी ले लें तो हीट वेव्स क्या है? बेसिकली आप देखें, जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उससे अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए और जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, तब आप मानते हैं कि यहाँ पर हीट वेव्स शुरू हो गई हैं। लेकिन उसकी भी इकाई है, कैसी इकाई है ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो 4.5 से लेकर 6.4 तक अगर चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, तब तक बढ़ रहा है अगर टेम्परेचर, और कॉन्सिक्यूटिवली 2 दिन तक अगर ये रहता है तो अनाउंस कर दिया जाता है कि हीट वेव आ गई है। जैसे यहाँ पर देखें, जो सीवियर हीट वेव होती है वो कब माना जाएगा? जब 6.4 से भी ऊपर चला जाए। यहाँ पर एक टर्म है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो है आपका एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हीट वेव में जब 45 डिग्री पार हो जाए तब आप कहेंगे उसको एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर, और सीवियर हीटिंग 47 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कंसिडर करी जाती है। और ये चीज़ 2 स्टेशंस पे आप इस चीज़ को अगर फील कर रहे हैं तो जो मीटरोलॉजिकल का सब स्टेशन होता है, सब डिवीजन होता है, वो 2 दिन ऑब्जर्व करेगा 2 स्टेशंस पे, और उनकी रीडिंग के हिसाब से ये दूसरे दिन डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ भाई ये एरिया जो है इसमें सीवियर हीट वेव्स हैं या फिर हीट वेव है। अगला ही हमारा आर्टिकल है एल्यूमिनियम एयर बैटरी से संबंधित। यहाँ पर आपको सीधी बात ये समझनी कि जो बैटरी, इसमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाएगा, इसके रिएक्शन से क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और बिजली पैदा होगी। ये नई टेक्नोलॉजी है और ये खबर इसीलिए आई है क्योंकि एक फिनर्जी करके स्टार्टअप है इजराइल की, उससे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक करार साइन किया, एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं ताकि इन बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। इस बैटरी में एक तरफ एल्यूमिनियम होगा और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के लिए जगह होगी। तो जो एक इलेक्ट्रोड होगी वो एयर एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रोड होगी और दूसरी जो इलेक्ट्रोड होगी उसमें एल्यूमिनियम होगा।
यहाँ पर देखिए, एक आपकी एयर कैथोड है और दूसरी जो आपकी एनोड होगी उसमें एल्यूमिनियम की एक रॉड जैसी लगी होगी, और इसी तरीके से एयर को सक इन करा जाएगा और उसके बाद रिएक्शन चालू हो जाएगा जिसमें एल्यूमिनियम जो है उसे ट्रांसफर होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा जैसे एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं और भी मेटल्स का यूज़ करा जा सकता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और जिंक मैंगनीज का भी यूज़ करके ऐसी बैटरीज बनाई जा रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस देखें इन बैटरीज की, तो सबसे पहले सस्ती हैं, वजन में हल्की भी होंगी, साथ में इनका जो एनर्जी डेंसिटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लिथियम आयन। कुछ तारीफें और कर लेते हैं, तो एल्यूमिनियम के साथ खासियत ये है कि जो एल्यूमिनियम की प्लेट है उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। मेजर डिसएडवांटेज बस एक है कि आप इनको चार्ज नहीं कर सकते। जैसे लिथियम आयन बैटरी आपके मोबाइल में लगी है या फिर आजकल की जो व्हीकल्स होती हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं, वो चार्ज हो जाती है बैटरी, लेकिन ये बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी, तो आपको एक नई बैटरी इस जगह लगानी पड़ेगी, आप बार बार इसको चार्ज नहीं कर सकते। बात करें थोड़ा सा एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो आज अगर सामान्य बैटरी 150 से 200 किलोमीटर जा रही है, तो ये वाली बैटरी आपको 400 किलोमीटर की रेंज दे देगी। तो कहीं ना कहीं रेंज में किफ़ायत है, फ़ायदा है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ बस ये है कि इसको आप चार्ज नहीं कर सकते। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।